So well, hello and what's up guys, welcome back to another new episode of Sichuan Purple River, जिसके की फर्स्ट एपिसोड को मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। अगर तुमने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में से जाकर पहले वो देख करना, ठीक है। एंड अभी हम लोग इसके एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो फिर हम लोग हमारे पर्पल रिवर के एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है फॉरेस्ट बैटलफील्ड के कैंप में से, जिसके अंदर की हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। एंड यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि सारे डिमंस पीछे हट चुके हैं क्या, जिसका मतलब कि हम लोग हारे नहीं है। इसके साथ ही हमारे को एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है गोरे, जो कि यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहा था कि यस सारा कुछ आपके बदौलत ही हुआ है मेरे मामाइन। जो सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही अगला के बात करते हो तो मेरी चपलूसी करने की क्या ही जरूरत है। एंड फिर कैंप के अंदर हम लोग रोजर को एक भारे बस्ते के साथ आते हुए देखते हैं, जिसे कि वो नीचे रख देता है। जो देखकर अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ये सब क्या कर रही हो और तुम मुझे आखिर समझते क्या हो। रोजर कहते हैं कि अरे बरमी आप पहले देखो तो कि इसके अंदर है क्या। और ऐसा कहते हुए जैसे ही रोजर यहाँ पर इसको खोलता है, ऐसा लगता है मानो जैसे कि इसके अंदर से कोई हूर परी निकल गई हो, जिसे देखने के बाद ना सिर्फ तुम्हारी हमारी बल्कि यहाँ पर सबकी हालत टाइट हो चुकी थी भाई। और इसे देखते कहानी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि गोरे जाकर बाहर खड़े हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना, ठीक है। फिर अपना मेन कैरेक्टर खड़ा होकर बोलने लगते कि इतनी ब्यूटीफुल और चार्मिंग लड़की बैटलफील्ड में क्या कर रही थी। फिर बाहों में उठाकर चेयर में बैठाकर सुंदरी सुंदरी कहते हुए बोलते है कि सुंदरी तुम जरूर से डर गए होगे, और सुंदरी तुम्हारी ये कपड़े तो सच में बहुत ही महंगी लग रही है, और साथ ही तुम्हारे पास ब्लॉन्ड हेयर के साथ साथ ब्लू आईज भी है, जिसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकता है कि तुम्हें काफी हाई लेवल के डीमन हो, है ना। और तभी ये लोग देखते हैं कि ये लड़की तो यहाँ पर इन लोगों से कुछ तो छुपाने की ट्राई कर रही है। और फिर हम लोग बाइचुआन को इस तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे कि गोरे अंदर जाने से रोक लेता है। पर इसको तो यहाँ पर अंदर में से आवाज आ रही थी कि कोई लड़की कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे चुना मत। जो सुनकर तो बाइचुआन गोरे के पीछे और बेलात मार के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर कि इसको कुछ इस टाइप की सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। जो देखकर बाइचुआन क्या समझ रही थी, तुम तो समझदार हो ही तो अपने आप ही समझ जाओ। एंड इस मोमेंट तक आके बाइचुआन इनको गलत समझ बैठी थी, तो बाइचुआन कहती कि तेरी तो एक अबला नारी पर अत्याचार करती है, और सीधा अपनी स्वॉर्ड निकलकर अपने मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिसके डिफेंस में अपना मेन कैरेक्टर भी उसको अपने पिछवाड़े से धक्का दे मारता है। और रोजर बोलते है कि मेरे में अब तुम ही इसको संभालो, मैं तो यहाँ पर से पहली फुर्सत में ही निकल लेता हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर तो बोल रहा था कि अबे साले कमी नहीं, मेरे लिए तो रुक, तू नहीं तो मेरे को इसके अंदर फंसे ताप कहाँ पर भागे जा रहा है तू। पर ये तो यहाँ पर से भाग चुका था, लेकिन अपने भाई के पीछे बाइचुआन खून की प्यासी बन के भागने लगती है, जहाँ पर की वो अपने शॉट से अपने भाई को मारने की ट्राई करती है, बट वो जगह जस्ट सुंदरिया को लगने वाली थी, पर वो बाल बाल सी बच जाती है। जो देखकर अपना मेन कैरेक्टर बोलते है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, और मैं तो बस इससे बस कुछ सवाल जवाब ही कर रहा था। लेकिन सुंदरिया तो यहाँ पर रोने की एक्टिंग करते हुए मक्खन लगाते हुए कहने लगती कि लेकिन तुम तो मेरे साथ कुछ गलत सलत करने की बात कर रहे थे ना। और अब यह सुनने के बाद तो बाइचुआन यहाँ पर और भी ज्यादा भड़कते हुए अपने मेन कैरेक्टर को गोल गोल घुमाते हुए कुत्ते की तरह भगाने लगती है, जिसके बीच में ही सुंदरिया जानबूझ के ही अपने टांग घुसाकर उसको गिरा देता है। और बाइचुआन तो उसके ऊपर अंधाधुन हमला कर ही जा रही थी, जिसके वजह से अपना भाई का बस थोड़ा सा के लिए काट के भी बच जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर खड़ा होकर बोलने लगता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम उस टोकन को दिखाओ जिसे कि तुम छुपा रही थी सुंदरिया। जो सुनकर सुंदरिया फटक से अपने पास में से एक टोकन निकलते हुए कहती कि तो फिर सुनो, मैं हूँ डीमन कोच की थर्ड प्रिंसेस कैरेन, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे से मेरे स्टेटस के रिगार्डिंग ही बिहेवियर करो। मतलब कि ये यहाँ पर सीधा सीधा यही कह रही थी कि तुम लोग प्रजा हो और मैं तुम्हारी रानी। जिसके आगे का सिनेरियो हम लोग देखते हैं सीधा कल सुबह के, जहाँ पर कि ये सारे लोग अपने सिटी पे वापस जा रहे थे विद डीमन प्रिंसेस कैरेन। एंड मेन सिटी के अंदर आने के बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि तुम लोग बुढ़िया राजकुमारी की ध्यान रखना, ठीक है, मैं जगह अपना काम का रिपोर्ट देकर आता हूँ। एंड फिर इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर एस बी फॉर बॉल्स एंड एल फॉर विथ इज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, जो कि अपने पैर फिसल कर यहाँ पर गिरने ही वाली थी, पर तभी यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर की उससे चिपक उसको पकड़ लेता है। एंड इस पटाखा वाली मैडम के नाम होती है सेक्रेटरी लूबू, द कमांडर ऑफ फॉरेस्ट बैटल आर्मी। फिर लूबू कहती कि लॉर्ड जीचुआन आपका शुक्रिया। जीचुआन बोलते हैं कि लॉर्ड लूबू तुम्हारे से आखिर इतनी भारी चीज कैसे उठा लिया जाता है, और लूबू की मदद करते हुए अपना मेन कैरेक्टर इन सामानों को अंदर ला के रख देता है। फिर लूबू कहती कि लॉर्ड रोबेल आपके साथ एक मीटिंग रखा है, तो प्लीज आप ऑफिस के अंदर जाके कुछ देर रेस्ट कर लीजिए। जो सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर जीचुआन ऑफिस के अंदर आके घुस जाता है, जहाँ पर आने के बाद ही वो कुछ बॉक्स के पीछे में से एक छुपा हुआ वाइन की बोतल निकलता है, जो कि कम से कम 5 साल पुराना तो हो गए, जिसे कि वो यहाँ पर पीने ही वाला था, पर तभी यहाँ पर लॉर्ड रोबेल आ जाता है। लेकिन फिर भी वो उनके सामने ही पूरा का पूरा वाइन पी जाता है, जो देखकर लॉर्ड रोबेल कहते कि तुम फिर से मेरा वाइन पी रहे हो। पर जीचुआन तो यहाँ पर उल्टा उनको ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि ड्यूटी करते टाइम वाइन पीना मना है। तो सोचिए कि अगर इसके बारे में किसी को बाहर पता चल गया तो आपका रेपुटेशन का क्या होगा। और मलहम पट्टी लगाते हुए कहते कि मेरे रहते आपको ये सब पीने की क्या ही जरूरत है, मैं पी लूंगा ना, मुझे तो आपकी सेहत की फिक्र है, मेरी ग्रेट विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। जो सुनकर लॉर्ड रोबेल कहते कि हाँ वैसे इस बार तुमने काफी अच्छा काम किया है, और तुम्हारे इस काम की वजह से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड ऑर्डर भेजा गया है शांगडू की तरफ से। जीचुआन बोलता है कि क्या इस बार एक रिवॉर्ड, कहीं तुम लोग मेरा प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं ना। लॉर्ड रोबेल कहते कि हाँ फैमिली की तरफ से तुम्हारे को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि डीमन प्रिंसेस को
तुरंत के तुरंत कैपिटल में लाया जाए। और हाँ, साथ ही तुम्हारे को प्रमोट करके सीधा डेप्यूटी कमांडर बना दिया गया है। और अचानक से ये सुनने के बाद तो अपना मेन कैरेक्टर को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो अपने मुंह में से सारा का सारा वाइन को लॉर्ड रोबेल के ऊपर ही गिरा चुका था और खुशी के मारे कहने लगते कि क्या मुझे डेप्यूटी कमांडर बना दिया गया है। चलो फाइनली मैंने इसके लिए राजधानी से दूर रहकर पूरे 7 साल तक मेहनत करता रहा और अब जाके आखिरकार मैं तुम्हारे साथ ऊंची पद वाले चेयर पे बैठ के खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को सेक्रेटरी के लिए चुन सकता हूँ। पर लॉर्ड रोबेल तो कहती कि अभी इतना भी खुश मत होने लग जाओ। तुम्हें पता है ना कि ये ऑर्डर सीधा यंग मिंग हुआ की तरफ से आया है और ठीक 7 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था इतनी आसानी से भूल चुके हो क्या तुम। जो सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि 7 साल पहले। हाँ, एंड इसी के साथ हमारे को एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिल जाता है 7 साल पहले के, जहाँ पर से कि हमको पता चलता है कि उस टाइम पे बैटलफील्ड के अंदर राजधानी के सारे सोल्जर्स अपने एनिमीज के सामने हार चुके थे और अपना मेन कैरेक्टर का फोस्टर फादर यानी कि जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, जिनके हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके थे, जिसका फायदा उठाकर यंग मिंग हुआ सभी को धोखा देकर समझा चुका था कि सिचुआन निंग जो कि उसकी छोटी बहन है वो अभी तक इन सब के लिए बहुत छोटी है और ऐसा कहकर वो खुद ही सत्ता हड़प कर सिंहासन पर कब्जा कर चुका था। एंड फिर कैपिटल के मेन प्रॉब्लम को ही जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपना मेन कैरेक्टर सिचुआन को ही सामने आके खड़ा होना पड़ा, जहाँ पर कि वो यंग मिंग हुआ के सर पे तलवार रख के उसको उल्टा सीधा बहुत कुछ बुरा भला कह चुका था और फिर खुद ही निकल चुका था अपने पूरे फौज के साथ दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए। एंड फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग आते हैं प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पर कि लॉर्ड रोबेल कह रहा था अब पुराना टाइम तो बीत चुका है लेकिन सत्ता पूरी तरीके से यंग मिंग हुआ के सामने झुक चुका है, लेकिन इस फैमिली के एक सीनियर होने के बलबूते पे मैं तुम्हारे को कमांड देता हूँ कि चाहे जो भी करना पड़े वो ही करो, लेकिन तुम्हें हर एक कीमत पर मिस सिचुआन निंग को प्रोटेक्ट करते रहना होगा क्योंकि लॉर्ड जॉन जिंग की छोरी की आखिरी निशानी के तौर पे सिर्फ उनकी इकलौती बेटी ही बची हुई है। जो सारा कुछ सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलते कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं सिचुआन जियो इसके लिए अपना पूरा जान लगा दूंगा। लॉर्ड रोबेल कहती कि वो जान लगा दोगे तो फिर एक काम करो, मेरे वाइन के पैसे जल्दी से वापस करो, लेकिन ये सुन के तो अपना मेन कैरेक्टर उनको अगली बार दे दूंगा कहते हुए अपने पिछवाड़ा दिखा के निकल लेता है यहाँ पर से। एंड फिर यही पर से सीन शिफ्ट होते हैं और हमारे को देखने को मिलते हैं एक बहुत ही लग्जरियस होटल के सिनारी, जहाँ पर कि अपना मेन कैरेक्टर तो बस टूसे ही जा रहा था और उसके पैर के पास 2 कुत्ते भी होते हैं और इन कुत्तों को ये यहाँ पर एक हड्डी का टुकड़ा देता है जिसे कि ये कुत्ते यहाँ पर पूरे सिर फर के रख देता है, जो देखकर सिचुआन बोलते है कि वाह तुम्हारी डॉग आखिर इतना क्यूट कैसे है वाला। और यही पे उसके सामने बैठा था रोजर बाइचॉन और मिंगजू भी और यही पे ये लोग एक पाउच के अंदर अपने जमा हुआ पैसे कलेक्ट कर रहा था क्योंकि सिचुआन के डेप्यूटी कमांडर होने की खुशी पे इन लोगों ने कहा था कि ये लोग इसको ट्रीट देने वाला है, लेकिन सिचुआन तो ठहरा एक नंबर का कमीना, तो वो इन लोगों को पकड़कर सीधा इस लग्जरियस वाले रेस्टोरेंट के अंदर फंसा चुका था और मन ही मन सोच रहा था कि हाँ मजा आ रहा ना तुमको, अब और आएगा, देखो कि मैं किस तरीके से तुम्हारा नाम पे इतना लंबा बिल भरता हूँ। और ऐसा सोचते हुए यहाँ पर ऑर्डर को बुलाता है और भी ज्यादा चीजों के ऑर्डर्स देने के लिए, जो देखकर बाइचुआन मिंगजू को चिमटी करते हुए कहती कि अबे जल्दी करके रोक किसी भी तरीके से इस कमीने को। तो मिंगजू खड़ा होकर बोलते है कि भाई मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कि तुम डेप्यूटी कमांडर बन चुके हो, शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम आगे से हमारे लीडर और नहीं रहने वाले है ना। सिचुआन कहते कि हाँ लेकिन तुम्हारे आंखों पे ये चीज नजर क्यों नहीं आ रहा। जो सुन के ये तीनों ही यहाँ पर खड़े होकर बोलने लगते कि हाँ सच में हमारे दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि हम लोग अब से अलग हो रहे हैं। जो सुनने के बाद सिचुआन भी ओवर एक्टिंग करते हुए कहने लगते कि अरे यार तुम लोग मेरे को रुलाओगे क्या, आखिर मैं तुम लोगों के बिना कैसे रह सकता हूँ, इसीलिए मैं ऊपर से ऑर्डर्स लेके तुम लोगों को अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ। तो चलो इसी बात पे क्यों ना हम लोग चिल मार के चियास करते हैं। और फिर जैसे ही यहाँ पर वाइन को खत्म करके अपनी गर्दन को घुमाता है वो तो देखते है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं यार। खिड़की से बाहर देखने पर उसको मालूम पड़ता है कि ये तीनों ही यहाँ पर से धूम धुमाते हुए भागे जा रहा है। सिचुआन इनको पकड़ के लाए थे यहाँ पर फंसाने के लिए, लेकिन अब तो बेचारा यहाँ पर यही फंस चुका है, लेकिन इसके पास तो देने के लिए फुटी कोरी भी नहीं था, तो ये यहाँ पर भागने के बारे में सोचता है। पर यहाँ पर तो रेस्टोरेंट के वही वाला बंदा अपने दोनों कुत्ते के साथ खड़ा होता है। हाँ और फिर क्या अपना भाई का तो यहाँ पर पूरी तरीके से लग चुका था यार। खैर इसका आगे हम लोग आते हैं शांगडू के मेन ऑफिस के अंदर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ के चीफ ऑफिसर्स को, जिनमें से कि सबसे पहले आता है ये बंदा एंड दिस इज द डेप्यूटी कमांडर ऑफ द पैलेस गार्ड्स ऑफ स्टर्लिंग सिचुआन क्लैन। प्लस ये होता है अपना इस सीरीज का सेकंड लीड कैरेक्टर जो कि बोल रहा था कि यंग मिंग हुआ ने सिचुआन जियो को वापस बुला लिया है। और इसके सामने जो एक बंदा होता है ना ये होता है चीफ ऑफ सिचुआन जिंगसेंग, जो कि सीधा बिलोंग करता था स्टार फैमिली से। और ये यहाँ पर बोल रहा था कि मुझे सिचुआन जियो के बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब हो, और साथ ही मुझे यंग मिंग हुआ पर भी जरा सा भी भरोसा नहीं है। अगर कोई है जिसके ऊपर मुझे भरोसा है और वो सिर्फ तुम हो। जो सुनकर स्टर्लिंग उनके सामने झुकते हुए उनको ग्रीट करते हुए बोलता है कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। एंड इसके साथ यहाँ पर सीन कार्ड ऑफ हो जाते हैं और हमारे को देखने को मिलता है हमारी डीमन प्रिंसेस कैरन बोले तो सुंदरिया, प्लस हमारे मेन कैरेक्टर सिचुआन जियो, प्लस उसके पूरा टीम भी, जो सारे लोग जाके राजधानी शांगडू के अंदर घुस रहा था। पर बीच में ही अपना मेन कैरेक्टर रुकते हुए बोलते है कि गोरे अब इसके आगे से तुम इन सभी को लेट करोगे, ठीक है। और फिर बाइचुआन रोजर और मिंगजू को बुलाते हुए कहते हैं कि चलो तुम तीनों मेरे साथ, तुम तीनों को लेकर आज सारा दिन ये पूरा शहर में दिल खोल के घूमने वाला हो। और फिर ये लोग यहाँ पर से चले आते हैं शांगडू के शॉपिंग स्ट्रीट अरेना के अंदर, जहाँ पर कि रोजर को एक आर्टिस्टिक लोटस काफी ज्यादा पसंद आ जाता है, जिससे कि वो इल्लू करना शुरू कर देता है। पर फिर यहाँ पर अचानक से एक बंदा की
उस लोटस के अंदर पत्थर फेंक के मार के रोजर का बेइज्जती करके निकल जाता है। और फिर यही बंदा के एक फ्लावर शॉप के अंदर घुस के एक लड़की को छेड़ने लग जाता है, जो देखकर रोजर भागते हुए आकर इस लड़के को एक जोर से मुक्का दे मारता है। और पीछे की तरफ तो हमारा भाई था ही, जो कि उसको आवाज देते हुए कहते कि रोजर तुम ये क्या कर रही हो। एंड जैसे ही ये लड़की यहाँ पर इस आवाज को सुनती है, धीरे धीरे से अपने नजरें घुमाकर अपने भाई को बस ऐसे ही देखने लग जाती है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इस मोमेंट तक इसके बैकग्राउंड के अंदर ये वाली म्यूजिक परफेक्ट तरीके से शूट हो जाती है।